Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Feroz Shah, physics lecturer. We are going to discuss the MCQs of online test of QCA. Question number 1 is, which of the following waves are longitudinal? तो आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो है. तो रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लिहाजा इनमें से कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है बिकॉज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स. यानी क्वेश्चन नंबर 1 इन फिजिक्स पोर्शन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 2 इज, if lambda 1 is the wavelength of radio rays and lambda 2 is the wavelength of gamma rays, then which relation is correct? So आप जानते हैं कि इन्होंने लैम्डा 1 रेडियो रेस का नाम रखा वेवलेंथ और लैम्डा 2 जो है वो गेमा रेस के लिए नाम रखा. सो सिंपल ये लाइन याद रखिएगा, दिस लाइन, रेडियो रेज और गेमा रेज. अगर आप वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो ये इस तरफ इंक्रीज होता है और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो ये इस तरफ इंक्रीज होती है. अगर स्टेटमेंट्स में वेवलेंथ के बजाय फ्रीक्वेंसीज का जिक्र होता तो फॉर गेमा रे फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर और यहाँ वेवलेंथ का जिक्र है, लिहाजा फॉर गेमा रे वेवलेंथ विल बी स्मॉलर. वेवलेंथ विल बी स्मॉलर and it is greater. Therefore, the correct option of the given question is that if lambda 1 is the wavelength of radio rays, then it will be greater than lambda 2. The correct answer is option B, lambda 1 is greater than lambda 2. Question number 3. Diffraction of sound is dash than diffraction of light. अगर लाइट और साउंड के डायफ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे तो किसका डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? साउंड का डायफ्रैक्शन ज़्यादा होता है. इज बीन ऑफ दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 द रीज़न इज दैट डायफ्रैक्शन फिनोमेना और डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वी ऑल नो दैट डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. दैट्स व्हाई जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें बेंडिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी. चूँकि वेवलेंथ फॉर साउंड इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर लाइट, देयरफॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर देन द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इट मीन कि ऑप्शन ए ठीक है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये आंसर होगा ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर 4, The grating constant can be calculated as. भाई ग्रेटिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटिंग कांस्टेंट हकीकत में एक लेंथ है. ग्रेटिंग कांस्टेंट एक लेंथ है और लेंथ जो है ये सिंगल लाइन का विड्थ होता है फॉर ग्रेटिंग. इसका रेशो है, ऊपर जो आएगा वो होगा टोटल लेंथ और नीचे आता है नंबर ऑफ लाइन्स. इट मीन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज D इज इक्वल टू टोटल लेंथ इज L एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन इज कैपिटल N. इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट है. इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज टेक्स प्लेस थ्रू. एक्स रेस को हम किस चीज़ से डायफ्रैक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको सिंपल सा क्लू दे देता हूं कि आपने ऑप्टिक्स के चैप्टर में सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पोलराइजेशन से पहले, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेस फ्रॉम क्रिस्टल्स. वो टॉपिक का टाइटल ही इस बात का सबूत है कि वी कैन डायफ्रैक्ट एक्स रेज फ्रॉम क्रिस्टल्स. वी कैन डायफ्रैक्ट एक्स रेज फ्रॉम क्रिस्टल्स. यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ. दो चीज़ें आपको दी गई हैं. एक है मेरे भाई क्रिस्टल और एक होता है स्लिट. याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट स्लिट पॉसिबल है, द स्मॉलेस्ट स्लिट एवर पॉसिबल इज
ऑफ 10 रेज़ टू पावर -8 मीटर। इससे छोटा स्लिट हम नहीं बना सकते। आर्टिफिशियली स्लिट जो अवेलेबल है 10 रेज़ टू पावर -8 मीटर का है, जबकि एक्स-रे का जो वेवलेंथ है, एक्स-रे का जो वेवलेंथ है वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर है। तो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर का डायफ्रैक्शन 10 रेज़ टू पावर -8 से नहीं हो सकता। इसका डायफ्रैक्शन इससे पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली आंसर पॉसिबल इज क्रिस्टल, एंड हिंस फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Let us entertain it. When wavelength of array of light is close to 10 raised to power -10 meter, it may be, अभी मैंने बात की कि 10 raised to power -10 मीटर के करीब जो वेवलेंथ होता है वो एक्सरे होता है। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एक्स-रेज, यानी इसमें जो आंसर ठीक है, ऑप्शन ठीक है, वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन 7 says that in mathematical form of Young's double slit experiment, m represents what? तो आप जानते हैं कि for Young's double slit experiment, the mathematical form of Young's double slit experiment is that d sin theta is equal to m lambda। आपसे कह रहे हैं कि इस मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये बताइए कि m क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये जानते होंगे कि स्मॉल d जो है it is gap between slits, it is angle of image, angle of image ये wavelength है, but the question is about m, and keep in your mind that m represents order of image, it represents order of image, and the order of image option A correct। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ऑप्शन ए ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ v1 इज द स्पीड ऑफ इंफ्रारेड एंड v2 इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रावायलेट इन वैक्यूम, विच रिलेशन इज करेक्ट। आप जानते हैं कि इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड रिप्रेजेंट्स लाइट, इंफ्रारेड लाइट है। इस तरह अल्ट्रावायलेट क्या है? तो आप कहेंगे सर अल्ट्रावायलेट भी लाइट है। सो अल्ट्रावायलेट भी लाइट है, इंफ्रारेड भी लाइट है, और आप जानते हो कि लाइट का स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है। तो अगर लाइट का स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट द करेक्ट रिलेशन विल बी v1 is equal to v2। इट मीन option A is correct। Next question, question number 9। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रिंज विड्थ फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, सिंपल सा इक्वेशन है, सब जानते हैं, दैट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये इक्वेशन है और ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी चीज क्या है। इट स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, कैपिटल डी गैप बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, while small d is gap between slits। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following cannot be diffracted? The simplest question ever I say। In optics कौन से वेव्स डायफ्रैक्ट नहीं होते? तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। Which one of the following cannot be diffracted? लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स या none of these?
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ दीज। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मोर देन 99% स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, क्योंकि वो समझते हैं, उनको ये स्टेटमेंट इस तरह याद है कि कौन से वेव्स पोलराइज नहीं होते, तो साउंड वेव्स पोलराइज नहीं होते। बट यहाँ क्वेश्चन में पोलराइजेशन नहीं पूछा गया, डायफ्रैक्शन पूछा गया है। दुनिया में ऐसा एक भी वेव नहीं है जो डायफ्रैक्ट नहीं होता, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे वो ट्रांसवर्स है, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या डी ब्रॉगली वेव्स हैं। दुनिया में मौजूद हर वेव डायफ्रैक्शन करता है। ये क्वेश्चन का आंसर लोग साउंड वेव देंगे, लेकिन कीप इट इन माइंड वो पोलराइजेशन के लिए होता है, वो डायफ्रैक्शन के लिए नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज, बिकॉज द रीजन इज ऑल वेव्स कैन बी डायफ्रैक्टेड। All of waves can be diffracted. Question number 11. Question number 11 क्या है जनाब? Michelson interferometer is used to find what? तो आपसे पूछा जा रहा है कि माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइट के मेजरमेंट के लिए। तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर सेलेक्ट करेंगे वेवलेंथ ओनली, बट ये गलत है। रीज़न ये है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि एज C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इक्वेशन आप जानते हो। इसमें ये C जो होता है ये वेल डिफाइंड है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब है कि जितने भी लाइट्स हैं उन सब के लिए C की वैल्यू सेम है, तो C वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि अगर माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर से हमें वेवलेंथ मालूम हो गया, देन वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी एज वेल। हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा में C तो वेल डिफाइंड है। अगर आपको माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर से वेवलेंथ मालूम हो गया तो समझो फ्रीक्वेंसी भी आप मालूम कर सकते हो। सो इट मीन वी कैन यूज माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ लाइट। The correct answer of the question is both of these. Option C is correct. Option C is the correct answer. Question number 12. Question number 12 को देखिएगा। Corpuscular theory of light was forwarded by Newton. Newton corpuscular theory सब जानते हैं, ऑप्टिक्स के पहले पेज पे है। Newton corpuscular theory ऑप्शन A करेक्ट है। Question number 13. Huygens theory is about dash nature of light. दुनिया में सब जानते हैं there are two natures of light, particle nature and wave nature of light. Wave nature को हाइगन ने और particle nature को न्यूटन ने सपोर्ट किया था, तो it mean wave nature. Huygens theory is about the wave nature of light, और इसमें मेरे भाई आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ वेव ऑफ लाइट हैविंग ऑल पॉइंट्स इन फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हर बंदा जानता है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वेव फ्रंट, एंड वंस अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो क्वेश्चन ये किया गया है व्हाट ऑफ इट डिक्रीजेस, किस चीज़ में डिक्रीज आता है। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा रीज़न देने की कोशिश करता हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। देखें, आप जानते हैं कि फॉर लाइट C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर लाइट C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होता है तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। याद रखिएगा कि दिस स्टेटमेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। हाँ तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन में।
इन तीन वेरिएबल्स में बैक वक्त एक चीज कांस्टेंट होगा तो बाकी दो के दरमियान रिलेशन होगा। लेफ्ट साइड पे मैंने सी लिखा, लेकिन अच्छी बात ये होती कि मैं स्पीड लिखूं, स्पीड इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, मैं और आप सब जानते हैं कि वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि दूसरे मीडियम में स्पीड कम होगा। इट सिंपल मीन्स कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर स्पीड डिक्रीज होगा, लेफ्ट साइड पे डिक्रीज आ गया तो राइट साइड पे किसी ना किसी चीज में डिक्रीज आना लाजमी है। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड डिक्रीज हो गया इसका मतलब है कि वेवलेंथ का डिक्रीज होना लाजमी है, वेवलेंथ का डिक्रीज होना लाजमी है। So that's why the correct answer of the question is that when light waves enters from rare medium to denser medium, its speed decreases as well as its wavelength decreases while its frequency remains constant. अगर क्वेश्चन होता कि which quantity remains unchanged, the answer will be frequency. कौन सा increase होता है, nothing. कौन सा decrease होता है, both speed and wavelength. Question number 16. When the path difference between two rays of light is 3.5 lambda, then they will result destructive interference. Question number 16 में आपको दिया गया है कि भाई path difference 3.5 lambda है, तो बताओ कि रिजल्ट क्या होगा। The result will be destructive इंटरफेरेंस। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा वो स्केच देता हूं, टेबल दे देता हूं। एक तरफ ले लेता हूं पाथ डिफरेंस, एक तरफ लिख लेता हूं रिजल्ट। 0 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, इस तरह 4 लैम्डा एंड सो ऑन। 0.5 के गैप से पाथ डिफरेंस लिया करें। तो स्टार्ट हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपका क्वेश्चन इसके साथ है। इसी तरह 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 3.5 विल गिव यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका क्वेश्चन है कि 3.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जनाब, वो है कि when we replace a light of greater wavelength in interference, the width of the fringe will be। अगर हम लाइट ग्रेटर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ चेंज करें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा, डिक्रीजेस, बिकॉज फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाय डी। इसका मतलब है कि जब आप वेवलेंथ को डिक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ब्रेग्स लॉ इज, तो मैं लिख लेता हूं, आप जानते हैं ब्रेग्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2 शायद उस तरफ लेके गए हैं, सो इट मीन द करेक्ट आंसर इज d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। ये आंसर करेक्ट है और ऑप्शन गिवन इज आई थिंक है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is question number 19. Question number 19 is the flow of heat from hot body to cold body is an example of। जब hot body से cold body में heat transfer हो रहा हो तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट लॉस या गेन ना हो इन्वायरमेंट के साथ, तो हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते। इज इट एजोथर्मल प्रोसेस, हो भी सकता है, नहीं भी।
इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? भाई एडियाबेटिक हो भी सकता है, नहीं भी, आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी, और इरिवर्सिबल तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट पंप वी कैन retransfer the same amount of heat from that cold body to hot body once again। यानी इस कमरे में या इस लेक्चर रूम में गर्मी है और बाहर सर्दी है, तो फर्ज करो यहाँ से हीट बाहर जा रही है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्योंकि हम ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वो हीट दोबारा हम अंदर कमरे में ले आएँ एंड वाइस वर्सा। सो द करेक्ट आंसर इज रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है इट इज़ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो है नहीं, तो गलत। एडियाबेटिक हो भी सकता है, नहीं भी, आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी। द करेक्ट आंसर इज रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 20। The 20 number question says that the flow of heat from hot body to cold body is an example of, ये रिपीट हुआ है ये स्टेटमेंट इसमें, और ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के हैं, स्टेटमेंट किसी और का है, तो स्किप इट। Question number 21, the third step of Carnot process is, the third step of Carnot process is, Carnot process में कितने steps हैं? 4। First, isothermal expansion, तो isothermal expansion तो गया काम से, because ये तो first है। Second, adiabatic expansion, ये भी नहीं, गलत है क्योंकि second है। The third step was isothermal contraction, option D is correct। 20 skipped and 21 इसमें आंसर आता है ऑप्शन डी। द थर्ड प्रोसेस ऑफ कार्नोट प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, ये आपने इस तरह याद रखना होगा। अगर आपको वर्किंग प्रोसेस याद है तो आपको ये याद भी होगा, नहीं तो एक सिंपल डायग्राम याद रखें, इस तरह, फिर इस तरह, फिर ऐसे और फिर ऐसे। It is a Carnot cycle or Carnot process. The first one is isothermal expansion. The second one is adiabatic expansion. The third one is isothermal contraction, and the fourth one is adiabatic contraction. So they are asking about the third process, and hence it is isothermal contraction. It is isothermal contraction. क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ वर्क इज। आप अच्छी तरह जानते हो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क मिनिमम होता है और द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क इज 0। सिंपल बात करूं तो आप जानते हैं कि आइसोकोरिक implies change in volume is 0. Therefore, work done is equal to P delta V is equal to P multiplied by 0 is equal to 0. It means that in isochoric process the value of work done is 0. Question number 23. Question number 23 says, when 100 kilojoule heat changes energy of a system up to 400 kilojoules, the work done will be। देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास हीट गिवन है 100, एनर्जी या इंटरनल एनर्जी इसमें गिवन है 400, और आपसे कह रहे हैं दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट। आसान सी बात करूं तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। सो द आंसर इज 300। इन दोनों में आंसर डिफरेंस आता है, 400 और 100 में डिफरेंस कितना आता है? 300। सो 300 आता है। बहुत से स्टूडेंट ने ऑप्शन ए लिया होगा, लेकिन स्टिल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि इन्होंने ये आपको दिया है किलो जाउल में, ये आपको दिया है किलो जाउल में, तो ये भी होना चाहिए किलो जाउल में, जबकि ऑप्शन में जाउल है। तो 300 किलो जाउल्स अगर होता तो ठीक होता, लेकिन 300 किलो जाउल नहीं, 300 जाउल्स है।
लिहाजा द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 और वो है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी सपोर्ट डैश आइडिया अबाउट लाइट। मतलब ये है कि प्लांक का काम, प्लांक आइडिया किसके साथ मैच होता है, ये बताएं कि प्लांक का काम किसके साथ मैच होता है। आपका डिसीजन आसान हो जाएगा अगर आपको पता चले कि प्लांक पार्टिकल नेचर या वेव नेचर में किसको सपोर्ट करता था। तो याद रखिए कि प्लांक वाज द फर्स्ट सपोर्टर, एक्सपेरिमेंटल सपोर्टर ऑफ पार्टिकल नेचर। प्लांक जो है वो पार्टिकल नेचर के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ भी किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए। प्लांक पार्टिकल नेचर से वाबस्ता था, लिहाजा राइट साइड पे ऐसा साइंटिस्ट सिलेक्ट करो जिसका काम पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था। तो पहला है न्यूटन, दूसरा है हाइगन, बोथ नॉन। हाइगन तो वेव नेचर से ताल्लुक रखता था, लिहाजा द करेक्ट आंसर इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन इज वर्क डन ऑन ए बॉडी ऑन क्लोज्ड पाथ अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। याद रखिएगा फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ कभी वर्क डन जीरो नहीं होता। सो इट मीन that work done on a body on a closed path or open path against friction is non-zero. The correct answer of the question is non-zero. Question number 26. The efficiency of Carnot engine is dash real heat engine. सीधी सी बात है, Carnot engine is an ideal engine, तो real heat engine से ideal engine की efficiency greater होती है। Question number 26 में आंसर आता है greater। Option C correct. Next question 27. Question number 27 says that for a heat engine Q1 is equal to what? None of these. कहते हैं कि अगर एक हीट इंजन हो, अगर हीट इंजन हो तो हीट इंजन के लिए Q1 is equal to what? पहला ऑप्शन है Q2. Rejected. Why? There is no relation between Q1 and Q2. दूसरा ऑप्शन है T2 या T1, इन्होंने आंसर T2, तो जनाब T2 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो 1 है ये 2 है, ऑलरेडी नो रिलेशन। एंड द थर्ड वन इज T1। ज़्यादातर स्टूडेंट्स T1 ले लेंगे बिकॉज वो जानते हैं दैट Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। याद रखें जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि एक्सेलरेशन 1 है तो फोर्स भी 1 है, एक्सेलरेशन 2 है तो फोर्स भी 2 है? नहीं जनाब, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे चेंज फोर्स में आएगा वैसे वैसे चेंज एक्सेलरेशन में आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनके वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल हों। करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वोल्टेज हज़ारों वोल्ट का होता है और करंट चंद एम्पेयर का होता है, लिहाजा इक्वलिटी ज़रूरी नहीं है। सो अगर मैं कहूँ कि चूँकि ये डायरेक्ट रिलेटेड हैं तो Q1 इज़ इक्वल टू T1, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब ये है कि इन दोनों के साथ तो रिलेशन ही नहीं है, लेकिन इसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन इनके इक्वेशन या इक्वलिटी का सबब नहीं है। तो नन ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28 and 28 question is mass of body moving with speed of light is। सब जानते हैं मॉडर्न फेज से उठाया गया है, लेकिन चूंकि लाइट बेस्ड है तो लाइट टच आता है इसमें ऑप्टिक्स से, दैट्स वाई कहते हैं कि लाइट की स्पीड के साथ अगर कोई पार्टिकल जाए तो उसका मास क्या होगा? इनफाइनाइट। ऐसा करें कि m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। इसमें आप v इज इक्वल टू सी पुट करें, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ करें,
तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा और मास आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट. इट मीन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन्फिनिटी. क्वेश्चन नंबर 29. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी इज, याद रखना होगा आपको, हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी. ये हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है. ये क्वेश्चन नंबर 30. इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्क डन ऑन अ सिस्टम मस्ट बी. फिजिक्स के बेस से वर्क डन ऑन अ सिस्टम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. तो कीप इन योर माइंड, ऑन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्क ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क ऑन द सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव. वर्क ऑन द सिस्टम. We have 3 reasons or proofs that why we take work on system negative in physics, but the proofs or reasons cannot be discussed here. Question number 31. Question number 31 is working equation of Michelson interferometer is option B. Question number 31 का आंसर है lambda is equal to 2d divided by m. You know that it is wavelength, unknown wavelength. It is the distance through which the mirror m1 is moved, and m is the number of fringe shifts. जितने फ्रिंज आपने शिफ्ट किए ये उनकी तादाद होती है. माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग इक्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 वो है द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड इज शोन बाय. वो कौन सी खासियत है जिससे साउंड का लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो होता है? वेव्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो नेचर ऑफ वेव शो करता है, वो है पोलराइजेशन. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पोलराइजेशन. कैसे शो करता है? तो सिंपल यही बात याद रखे, जो वेव पोलराइजेशन करे वो ट्रांसवर्स, जो ना करें वो लॉन्गिट्यूडनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. साउंड वेव्स डज नॉट कास्ट शैडोज बिकॉज. क्वेश्चन नंबर 33 में है कि साउंड जो है वो शेडो कास्ट नहीं करता. इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि शेडो क्या होता है. शेडो मीन कि एक तरफ से वेव्स आ रहे हैं और उनके सामने एक बैरियर आ जाए, ब्लॉकर आ जाए, ओपेक चीज़ आ जाए. अगर उस ऑब्जेक्ट के पीछे वेव्स मिसिंग है, द मिसिंग पोर्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड शेडो. तो फर्ज करो ये पेज है, शीट है, ये मेरे हाथ की उंगलियां वेव्स हैं. अगर ये वेव्स आ रही हैं और ये इस ऑब्स्टिकल से टकरा गई, तो इस ऑब्स्टिकल के पीछे जहां जहां वेव्स नहीं हैं उस पोर्शन को हम शेडो बोलते हैं. अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब लाइट आता है तो शीट या पेज से टकराने के बाद इधर शेडो होता है, यानी मिसिंग पार्ट ऑफ वेव्स होते हैं. लेकिन जब साउंड आता है तो इधर हम खड़े हो जाएं तो वो साउंड हमें सुनाई देता है, यानी वो साउंड इधर पहुंच जाता है, यहाँ मिसिंग पार्ट नहीं बनता. और सिंपल स्टेटमेंट एक बार बोलूं, साउंड के वेव्स प्रोपगेशन करते हैं तो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो उनके बैक साइड पर साउंड वेव्स जा सकते हैं, लाइट वेव्स नहीं जा सकते. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि द डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यह ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इट डायफ्रैक्ट मोर देन लाइट. अगर इसका रीजन चाहिए तो बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. 33 में ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 34. 34 इज Huygens theory cannot explain diffraction. It can explain because wave है. Interference it can explain because wave है. Interference is a wave terminology. और polarization it can explain. Photoelectric effect it cannot explain photoelectric effect because photoelectric effect ये पार्टिकल नेचर पे से एक्सप्लेन होता है, वेव नेचर से नहीं. और हाइगन तो वेव नेचर को सपोर्ट करता था. Question number 35. Question 35.
लाइट इज एक्चुअली व्हाट, लाइट क्या है? तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर 1-2 साल पहले इस पे डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट एक्चुअली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एनर्जी। आई वॉन्ट टू डिस्कस इट अ लिटिल बिट। इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से एक बात बताइएगा, बता तो नहीं सकते हो, जहाँ बैठे हो जहाँ सुनते हो वहाँ ही अपने साथ बोल दीजिएगा। अगर मैं कहूँ साउंड क्या है, साउंड और साउंड वेव्स में क्या फ़र्क है, तो आप सब कहोगे सर साउंड एनर्जी है और साउंड वेव्स वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से ये साउंड एनर्जी आगे जाती है। सिंपली से लाइट क्या है, ये एनर्जी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से ये लाइट की एनर्जी आगे जाती है। मेरी आवाज़ एनर्जी है, ये जिस मैकेनिज्म से आगे जा रही है ये मैकेनिज्म साउंड वेव्स हैं, और ये लाइट एनर्जी है, ये एनर्जी लाइट की एनर्जी जिस मैकेनिज्म से आगे जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द मैकेनिज्म to transfer the energy of light from one place to another place. So the correct answer is that what is light? Light is a form of energy. Question number 36. Huygens principle was actually about dash of light. Diffraction? No. Polarization? No. Propagation. Huygens principle में ये बताया गया था कि लाइट के वेव्स बनते कैसे हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। Keep in your mind that Huygens principle explains how light propagate. Option C is correct, and that is propagation. Question number 37. The change in internal energy of a system is 100 joule. Okay. If 300 joule of heat is gained, the work done will be. कहते हैं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो 100 है, हमने इसको जो हीट दिया था वो 300 है, वर्क कितना होगा? थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि वर्क इज द डिफरेंस ऑफ द टू, सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 300 minus 100. It means the correct answer of the question is 200 joules. 38. Question number 38. Sorry, ये 38 था जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, it was 38, and now I am discussing question number 37. The change in internal energy of a system is 100 joule. If 300 joule of heat is gained, the work done will be, ये 37 था जो मैंने डिस्कस किया, ये 37 था, इसका आंसर आप समझ गए। अब मैं 38 डिस्कस करने वाला हूँ। 300 joule of heat is given to a system while 100 joule of work is done. Ratio of change in internal energy and work done will be. क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। क्वेश्चन ये है कि हीट जो है वो 300 दिया गया। ओके, आपसे कह रहे हैं वर्क जो हुआ है वो 100 जॉल है। आप ऐसा करें, रेशो मालूम करें। किस चीज़ का? आप रेशो फाइंड आउट करें और वो इंटरनल एनर्जी का और वर्क का। तो जनाब वर्क तो 100 है, ये तो सामने क्लियर है कि वर्क 100 है। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू। सो 300 एंड 100 के दरमियान डिफरेंस 200 है, इंटरनल एनर्जी इज 200। इनसे रेशो मालूम कीजिएगा, द आंसर इज 2:1 और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी इज सेम एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट भी जॉल पर केल्विन है और एंट्रोपी का यूनिट भी जॉल पर केल्विन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 24%। इट मे बी, याद रखिएगा आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम है, डीजल हीट इंजन की एफिशिएंसी 45% है, पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो 25 से लेकर 35 तक है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर आता है इट इज अ पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 40+ होती है और पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 से लगभग लेकर 35 तक हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द गुड।